पहले पहले जहाज उड़ जाएंगे, उड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं तो मानता हूँ अब चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, फरवरी में आचार संहिता लगा देगी तो भी अप्रैल में ही उड़ेंगे, और मार्च में लगाएगी तो भी होंगे। सर डोमेस्टिक में छोटे रूट्स लिए गए हैं, मतलब लंबे रूट्स के जैसे बॉम्बे या कलकत्ता, क्योंकि अलाउंस एयर का जो एयरक्राफ्ट है वो प्रोपेलर है, और प्रोपेलर की एक लिमिटेशन है, वो 2.5 घंटे की उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ा रूट इसके अंदर कोई कनेक्ट होता है तो अहमदाबाद होता है, लखनऊ होता है। इसलिए हम वायबिलिटी देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव हमारे पास पैसेंजर ट्रैफिक कहाँ बनता है। अगर पैसेंजर ट्रैफिक हमें मिलेगा तो जरूर बाद में तो बड़ी कमर्शियल कंपनीज जैसे अकाशा ने इंटरेस्ट दिखाया है, नई एयरलाइन है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है, 2 से 100 जहाज उनने 1 साल के अंदर अंदर कर दिया, 150 नए जहाज मंगा लिए। ये कितने सीटर होंगे? ये वेरिएशन है, 2 की 48 भी है और 72 भी है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं आपको देना चाहूँगा, मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो तो मैं करता रहता हूँ और करता रहते। सरकार को या जजपा को? श्रेय किसे? अंदाजा किराए हरियाणा की जनता को। अंदाजा किराया क्या हो सकता है? अलग अलग रूट्स पे वेरिएट करेगा और उसको VGF के माध्यम से बैलेंस किया जाएगा। पहले भी जो हमारी फ्लाइट्स गई हैं यहाँ से, वो फ्लाइट्स लगभग 3-3.5 हज़ार के किराए में देहरादून तक पैसेंजर लेके गई है। तो इनिशियल जो बिडिंग है, क्योंकि VGF के माध्यम से तो कम ही किराया होगा, बाद में जब कमर्शियल एक्टिविटी बड़े जहाज़ों की आ जाएंगी फिर एयरलाइंस तय करेंगी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उनको रेट्स क्या करने। आज दिल्ली चंडीगढ़ 1200 की भी टिकट मिल जाती है समय पे और 9000 की भी मिल जाती है, वो तो अवेलेबिलिटी पे होगी, मगर इनिशियल डेज पे प्राइस फिक्स हम करें। प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक एयरपोर्ट? हमें उम्मीद है जो अपकमिंग फाइनेंस बजट है, क्योंकि रेल बजट तो अलग से आना बंद हो गया, उसके अंदर क्योंकि उसका सर्वे हो गया और सर्वे पे 0.9 पे अगर उसका सर्वे रिपोर्ट होती है तो केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट को फंड करती है। और फारूक नगर झज्जर की जो वायबिलिटी आई है वो 1.8 आई है, दुगनी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार को उसमें कोई दिक्कत होगी कि एक नई रेल लाइन के तौर पे अपने ही हेड से, अपने ही फंड से वो टेकअप करें। इस आपके हवाई प्रोजेक्ट में जो 22 गाँव के लोग बैठे रहे, उनके लिए क्या? ऑल्टरनेटिव रोड का काम शुरू हो गया और देश के अंदर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में थोड़े से करड़े डिसीजन लेने भी पड़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जब हुआ था, नए रनवे का निर्माण हुआ था, तो केंद्र सरकार ने 5 गांव को रिलोकेट किया था। हमने किसी सिटीजन को तो उसके मकान से अलग नहीं किया। एक सड़क थी, उस सड़क को जरूर रीअलाइन किया है, समय लगा, उनको बीच में भी हमने पैसेज दिया। जब वो पैसेज रनवे के बीच में आ गया और काम में बाधा बढ़ने लग गया तो हमें बंद करना पड़ा। मगर सरकार की गंभीरता थी कि एक नहीं, उन गांव की कनेक्टिविटी के लिए 2 सड़क हमने प्रस्तावित करी। एक जो हमारे एयरपोर्ट की पेरिफेरी है उसके साथ साथ गौशाला के पास निकलेगी, और दूसरी जो NHAI को अभी गडकरी जी से मैं मिला उसको हैंडओवर हमने कर दिया है। 70% से ज़्यादा एक्विजिशन जिस प्रोजेक्ट में हो चुकी थी। अब NHAI अपने NH का ही एक्सटेंडेड वर्जन उसको बनाएगा। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि क्लोवर लीफ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि एरोप्लेन के रनवे की एलिवेशन में वो आ रहा था। तो उसके लिए NHAI ने सर्वे शुरू किया और उसको अंडरपास के तौर पे, पहला हरियाणा का अंडरपास क्लोवर लीफ के तौर पे हम कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो तलवंडी राणा के साथ की कनेक्टिविटी है उसको क्लोवर लीफ के तौर पे। और डंडूर के अंदर भी जो दिक्कत आ रही है कि लोगों को आगे जाकर यूटर्न लेके आना पड़ता है और कई एक्सीडेंट वहाँ हुए, उसको भी हमने कहा है कि लैंड कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे और वहाँ भी क्लोवर लीफ दोनों नेशनल हाईवे का बनाया जाए। थोड़ा बीजेपी 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पहली लोकसभा होती है, तो JJP कैसे सोचती है? हम भी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस की बात है, बैठ के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो ये कह दे कि हम तो एक पे तैयारी करें इन लोगों को छोड़ के। आज के दिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हो वो भी 10 पे तैयारी कर रही है। पिछली बार भी हमने 10 पे तैयारी करी थी जब तो हम 4 महीने पुराने थे, और उसमें 7-3 का अलायंस हुआ और उसमें मैदान में उतरे। आज के दिन हमारी भी 10 की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की 10 की तैयारी है, हमारी भी 90 पे तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी 90 पे तैयारी है।
ये तो अलायंस होगा और किस सीट शेयरिंग पे होगा ये तो बैठ के टॉप लीडरशिप बात करेगी। सर फ्लाइट्स की बात कर रहे हो आप, पहले भी 3 बार ये प्रयास हुआ है, लेकिन सवारियां 2, 3, 4 रहती थी। एक बार तो सिर्फ 4 ही भाजपा नेता। मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में जो हुआ है उसको आज से तुलना नहीं करी जा सकती। इतिहास में 4500 फुट का रनवे था, आज 10,500 फुट का रनवे है। इतिहास में यहाँ पर वेदर को सपोर्ट देने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, आज यहाँ पर कैट 2 टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए गए। और तो और ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की है दुष्यंत जी, वो कांग्रेस कहती है कि भी प्रेशराइज कर रहे हैं, बीजेपी का काम है ईडी को भेजना, आप कैसे देखते हैं? भूपेंद्र हुड्डा बताए प्रेशराइज कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो उस कमरे में नहीं था ना आप थे। जमीन उनने बेची, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई इंक्वायरी हुई, प्रूव हुआ कि गलत तरीके से सेक्शन 4(6) के बाद जमीन रिलीज करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मा लेकलैंड के साथ लगती हुई रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा मुकदमा था, उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा के फेवर में जजमेंट दी कि ये जमीन इमीडिएटली वापस HSIDC को जाए। HSIDC उस प्रोजेक्ट के अंदर जो काम खुद करके कंप्लीट बेच सकती है उसको बेचे, और जो खाली पड़ी जमीन है उसको अपने हिसाब से प्लान करे। हमने ऑलरेडी 2 ऑक्शंस निकाल दिए, उसमें 1000 करोड़ से ऊपर रुपया हरियाणा सरकार के खाते में आया। 4 छोटी साइट्स का आज भी ऑक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो चीज प्राइवेट बिल्डर कमाते उस एक्विजिशन के अंदर से आज वो पैसा सरकार के कॉर्पस में आ रहा है, और सरकार उसको आने वाले समय में जनता की सुविधाओं के लिए भी लगा पाएगी। बाईपास जो नया बाईपास जो बन रहा है वो कहाँ से बनेगा? किसान दूरदर्शन के लिए आप क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी रीजनल सेंटर्स को कम किया है, और ये टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी और मैन पावर सेग्रीगेशन का टाइम आ चुका है। बहुत से ऐसे हरियाणा सरकार के भी विभाग थे जिनको चेंज किया गया, छोटा किया गया। मैंने पीछे भी चर्चा करी थी, और उसके ऊपर INB मिनिस्ट्री काम भी कर रही है कि इसको कैसे HAU के साथ जोड़कर हम कृषि संबंधित एक एपी सेंटर जो DD किसान चैनल है उसका बना ले, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे बीच में बना खड़ा है। जैसे ही केंद्र सरकार उस प्रपोजल पे काम कर लेगी, उस पर निर्णय लेगी। अगर ये निर्णय स्टेट का होता तब तक तो हम टेक ओवर कर इसके ऊपर काम भी शुरू कर देते। एक FPO का जिक्र आ रहा है सर, उसमें ये चर्चा है कि केंद्र सरकार को CBI तक की इंक्वायरी की सिफारिश करनी पड़ रही है। देखिए, मामला माननीय मुख्यमंत्री ने जब ऑडियो कॉल FPO के लोगों से करी थी तब आया था कि बहुत से ऐसे लोग FPOs में रजिस्टर्ड थे जिसका बेनिफिट तो कुछ चुनिंदा लोग ले गए, मगर IDs बहुत से अननोन लोगों की यूटिलाइज करी गई, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के फंड्स यूटिलाइज थे। एक शेयरिंग प्रोपोर्शन पे ये स्कीम थी, और उस स्कीम के अंदर अगर इस तरह की दिक्कत आई तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सेंट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मुझे नहीं लगता हरियाणा सरकार को भी आज कोई परहेज है। जिसने कोई गलती करी है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और गलत लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की फूट खुल के सामने आ गई। एक चीज तो साफ होगी, जो कांग्रेस प्रदेश में राज बनाने की बात करती थी, आज वो 2 फाड़ तो खुल के हैं। और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का गुट या SRK गुट अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, इनके प्रभारी की भी शायद मैं वर्ड यूज गलत कर रहा हूँ, हैसियत पता चल रही है कि उसकी चिट्ठी लिखने के बाद भी काम हो रहा है। जिस पार्टी में इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन है, जिस पार्टी के अंदर केंद्र के दिए दिशा निर्देश को कोई फॉलो नहीं करता, उस पार्टी का सत्यानाश ही होता है। और ये जो चुनाव आगामी है, ये कांग्रेस का शायद अंतिम चुनाव रहेगा। तो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री की बात चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम खुद जा रहे हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है। और मुझे नहीं लगता कि श्री राम आपके है या मेरे है। हमारी तो संस्कृति है, सुबह उठते हैं तो राम राम कहते हैं, रात को सोते हैं तो राम राम कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता
जबकि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की देने की कोई जरूरत है? इसमें तो आपको भी जाना चाहिए। चाहोगे तो एक बस सारे पत्रकारों की मैं करा दूंगा और जयराम जयराम करते जाना। आम आदमी पार्टी में की भगदड़ हो रही है आजकल। देखिए, आम आदमी पार्टी एक बुलबुला था जो फट चुका है। पंजाब के बाद एक हवा चली थी कि पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव हरियाणा में आएगा। बहुत से XMLA, एक दो हमारे भी गए थे और हफ्ते बाद वापस आ गए थे। बहुत से XMPs गए, पूर्व मंत्री गए, वो भी अब भाज लिए। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो 4 लोग दिल्ली से निर्धारित और डायरेक्शन लेके हरियाणा में घूमते हैं, उन्हीं के बीच में आम आदमी पार्टी सिमट कर रह जाएगी। अशोक तंवर की सर कितने पूरे हो चुके हैं और उसमें ग्रैप एक वादा बन रहा है, नियम जो आते हैं काम नहीं, ग्रैप का सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल लाइन का था, उसकी क्लियरेंस आ चुकी है। और आपका अच्छा सवाल है, मैं आपको बता दूं, 4 दीवारी का काम कंप्लीट हो चुका है। जो 2 फेजेज में लाइन हाई टेंशन जो राजस्थान को पावर सप्लाई करती है उसको रिलोकेट करना था, 1 फेज कंप्लीट हो चुका है। दूसरे का काम 24 फरवरी की डेडलाइन है HVPNL द्वारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम है वो चल रहा है। फाइनल लेयर जो तारकोल की बिछनी है, टारमेट जिसको कहते हैं लाइटों के ऊपर, वो काम जो है वो फरवरी में होगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत हाई लो है और तारकोल जब तक 150 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट ना किया जाए, ले डाउन ना किया जाए, रोलिंग ना किया जाए, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो नहीं बनती। आपने देखा होगा गांव में वीडियो बना लेते हैं कि नई सड़क बनी और हाथ डाल के तोड़ दी। वो इसीलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाते और उसकी जो कॉम्पैक्शन है वो नहीं हो पाती। तो हमारा जो टारगेट है कि 15 मार्च तक टारमेट का काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। आज 10 जहाज को खड़े करने का एप्रन हमारे पास उपलब्ध है। अगर भविष्य के अंदर हमें और जहाज, छोटे जहाज की पार्किंग बनानी पड़ेगी तो उसके लिए भी हमारे पास जो पुराना एयरपोर्ट का इलाका है उसके अंदर कैपेसिटी है कि हम 20 प्लेन को खड़ा कर पाएंगे। तो टोटल 30 जहाज इस एयरपोर्ट पे एक टाइम पर खड़े हो सकेंगे। उसके बाद भी भगवान करे मेरे को 6 महीने में जरूरत पड़ जाए कि हमें 30 और जहाज की पार्किंग बनानी पड़े, तो शायद 6 महीने के अंदर हम कैपेबल हैं कि वो काम भी हम कंप्लीट कर दें। चार्टर्ड प्लेन सर्विस भी शुरू की जा सकती है। अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। और MRO आएंगे तो मैं मानता हूं कि इस तरह के छोटे प्लेयर जो दिल्ली में आज लाखों रुपए हर रोज का देते हैं जहाज खड़ा करने का, उनकी प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन कोई होगी तो हिसार होगा, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर गुड़गांव से दिल्ली से हिसार में जो पायलट्स है या उनका कैबिन क्रू है वो आ सकता है। तो कॉस्ट सेविंग भी प्राइवेट चार्टर के लिए बहुत बड़ी होगी। देखिए, जेवर के साथ हिसार का कंपटीशन नहीं है। जेवर 1 साल बाद बनेगा, हम बन चुके हैं। दूसरी चीज है, जेवर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा है। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है। इसमें हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ले रहे हैं। तो दोनों की महत्वपूर्णता बहुत अलग अलग है। जेवर को दिल्ली का पैसेंजर एयरपोर्ट का ऑल्टरनेटिव बनाया गया। हम दिल्ली के ट्रैफिक को टारगेट नहीं करें, हम तो हरियाणा, पंजाब, आधे से ज्यादा राजस्थान, इसके एयर ट्रैफिक को कंट्रोल, इसके एयर पैसेंजर्स को लेना चाह रहे हैं। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा कि जो अलायंस एयर ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, इसके अंदर एक अच्छी चीज है कि अलायंस एयर टर्मिनल 3 से ऑपरेट करती है। तो आने वाले भविष्य में कोई इंटरनेशनल पैसेंजर या जिसकी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी T3 से होगी, उसके लिए भी हिसार एयरपोर्ट एक बेनिफिशियल पॉइंट बनेगा कि उसको दिल्ली का ट्रैफिक कटआउट करने का मौका मिलेगा। वो चेक इन यहाँ कर पाएगा। इंटरनेशनल के लिए चेक इन उसको दोबारा करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी का चेक इन देश के दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए वो हिसार एयरपोर्ट से ही कर पाएगा। कोई साउथ का भी रूट होगा यहाँ भविष्य में मैं तो चाहता हूँ अमेरिका की भी फ्लाइट उड़े, बेंगलोर और इस तरह के रूट। ये तो भविष्य की बातें हैं। अगर इंडिगो जैसी एयरलाइन आएंगी तो इंडिगो का तो बेस बेंगलोर है।